जय हिंद साथियों। आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है मगध राज्य के उत्कर्ष पर। आप पूरे इतिहास में सुनते रहे हो कि मगध में इस शासक ने आक्रमण कर दिया, मतलब सभी शासकों के आकर्षण का केंद्र जो था वो मगध ही रहा है। मतलब सभी राजा सोचते थे, शासक सोचते थे कि अगर मगध में शासन नहीं किया तो क्या किया। मतलब समझ रहे हो ना। तो बेटा मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपद हैं। मतलब अगर प्राचीन भारत में जाओगे तो यहाँ पर आपको 16 महाजनपद मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे? महाजनपद। और उनमें से एक आपका कौन था? मगध राज्य भी हुआ करता था। 16 महाजनपदों में से एक। अगर वर्तमान में जानना चाहो कि मगध कहाँ पर पड़ता है या वर्तमान के कौन कौन से क्षेत्र मगध का हिस्सा हुआ करते थे, तो वो बेटा आपका बिहार का पटना। ठीक है, मतलब बिहार का पटना और गया जिला। ठीक है, ये दोनों जिले हैं। अगर बात करें बिहार की तो राजधानी भी है पटना। ये जिले वर्तमान में आपके इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मगध क्षेत्र जो पहले मगध हुआ करता था वो वर्तमान में बेटा पटना और गया जिले के आसपास का क्षेत्र हुआ करता है। कहने का मतलब ये है, मगध महाजनपद की अगर राजधानी की बात करोगे तो इसकी राजधानियां कई रहती हैं। जैसे कि एक राजगृह बहुत पूछी जाती है, राजगृह इसकी राजधानी रहती है। ठीक है, मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह भी रहती है। उसके बाद जो है गिरिव्रज भी रहती है, ये भी राजधानी है। ठीक है, वैसे गिरिव्रज ये नहीं सही है, ये वाला सही है। गिरिव्रज राजधानी रहती है, राजगृह भी रहती है, पाटलिपुत्र भी रहती है। क्या रहती है बेटा? पाटलिपुत्र। ठीक है, ये तीनों के तीनों राजधानियां रहती हैं जो मोस्टली आपसे परीक्षा में पूछी जाती हैं। इसलिए यहाँ पर मैंने आपको स्पष्ट किया। और जानना जरूरी भी है कि भाई पहले जिसके लिए लोग दीवाने थे, पागल थे जिस क्षेत्र के लिए, आखिरकार वो था क्या। तो मगध का जो सर्वप्रथम उल्लेख है कहाँ पर मिलता है, ये भी प्रश्न पूछा गया है बच्चों। तो मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलेगा। मतलब मगध का जो सर्वप्रथम उल्लेख है, सर्वप्रथम उल्लेख वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर? तो वो बेटा मिलेगा अथर्ववेद में। ठीक है, कहाँ पर मिलेगा? अथर्ववेद में। ठीक, अथर्ववेद। अथर्ववेद में सबसे पहले आपको मगध महाजनपद का उल्लेख देखने को मिलेगा। आगे चल करके मगध राज्य में वत्स, अवंती, कौशल साम्राज्य को भी मिलाया जाता है। मतलब आगे चल करके मगध क्षेत्र का और विस्तार होता है। तो जो वत्स महाजनपद था, अवंती था, कौशल था, इन सबको भी मगध में मिला लिया जाता है। तो मगध का क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, कुल मिलाकर के मगध का बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाता है। मतलब वत्स, अवंती, कौशल इसमें मिल जाते हैं। आगे चल करके इसमें आपको वत्स महाजनपद मिलेगा, अवंती महाजनपद मिलेगा और कौशल महाजनपद मिलेगा। ये बेटा सब के सब क्या होते हैं? इसमें मिल जाते हैं। प्लस लगाया मैंने इसीलिए, इसमें मिल जाते हैं। तो इसका क्षेत्र और बहुत बड़ा हो जाता है। अब बात ये आती है कि बहुत बड़ा क्षेत्र मगध का बन गया, तो यहाँ पर सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा आता है? ठीक है, तो सबसे प्राचीनतम राजवंश है जिसका नाम है वृहद्रथ वंश। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो प्राचीनतम राजवंश आता है, प्राचीनतम राजवंश आता है, उसका नाम है बृहद्रथ। क्या नाम है? बृहद्रथ राजवंश या बृहद्रथ वंश भी कह सकते हो। ये सबसे पहला वंश आता है। ठीक है, मतलब कहने का है कि मगध के सबसे प्राचीन राजवंश की स्थापना बृहद्रथ के द्वारा की गई थी। मतलब इसकी स्थापना किसने की थी? तो बेटा इसकी स्थापना बृहद्रथ के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बृहद्रथ के द्वारा की गई थी और इसी के नाम पर इसका नाम बृहद्रथ वंश रखा गया। सबसे प्राचीनतम राजवंश जिसने मगध पर शासन किया, अगर राजवंश की बात करें। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें मगध पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों में से जो आपकी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक, तो उसमें आपको हर्यक वंश देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? हर्यक वंश मिलेगा। ठीक है, तो मतलब अगर, हाँ चलिए यहीं पे ले लेता हूँ आगे। अगर आप प्रमुख राजवंश की बात करो या प्रमुख वंश की बात करो
जिसने मगध पर जो है शासन चलाया है, ठीक है, और जो आपकी परीक्षा में आते हैं, तो वो है बेटा आपका हर्यक वंश। ठीक है, कौन सा है? हर्यक वंश। इससे बहुत प्रश्न पूछा जाता है और बहुत सारे वंश आएंगे, लेकिन आज हम जो है हर्यक वंश को बेहतर तरीके से समझेंगे, क्योंकि मगध राज्य का किस तरीके से अस्तित्व आया, पहले राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, फिर शुरुआत जो है प्रमुख राजवंश की होती है, नाम हर्यक वंश, इसके बारे में जानेंगे। बाकी आपके जो वंश क्रमागत तौर पर आते जाएंगे उन पर हम डिटेल डिस्कशन करते जाएंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको जैन धर्म के बारे में बताया था, तो एक्चुअली क्या था ना, जैन धर्म बौद्ध धर्म मैंने डिस्कशन कर लिया है, तो दोनों धर्मों में फिर मैंने सोचा कि अरे यार मगध राज्य पे अभी शासन का दौर चलने लगेगा, तो उससे पहले भैया मगध के बारे में जानना जरूरी है ना, तो इसलिए इस टॉपिक को मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हमारा जो है कौन सा वंश होने वाला है? हर्यक वंश। तो चलिए अब देखो, शासन सत्ता वाला काम हो गया शुरू हो गया ना, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो कि हर्यक वंश का शासक आ जाएगा, इसमें बिंबिसार आएगा कि बिंदुसार आएगा। ठीक है, ये बताओ फटाफट कमेंट करके जल्दी से, मैं अभी तो बता ही दूंगा कुछ देर बाद। तो अब हम बात करेंगे हर्यक वंश की। ठीक है, हर्यक वंश, हर्यक वंश। ठीक है, 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक रहता है, मतलब 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक इसका शासन देखने को मिलता है। ठीक है, किस वंश का? तो हर्यक वंश का। ओके बच्चों, अब इसके अंतर्गत शासक कौन कौन से हैं? तो बिंदुसार नहीं है बच्चों, इसमें बिंबिसार है। कौन कौन है? तो इसके प्रमुख शासकों में आपको मिलेगा बिंबिसार मिलेगा, ये इसके शासकों में से प्रमुख शासक है। अजातशत्रु का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, अजातशत्रु का नाम आपने सुना होगा, और उदयन का नाम सुना होगा। सुना है कि नहीं? उदयभद्र भी बोलते थे, उदयन बोलते थे, मतलब उदयन, ना से नल। ठीक है, ना ओके, नन्ना रे, उदयन, या इसे उदयभद्र कहा जाता था। ठीक है बेटा, उदयभद्र कहा जाता था। इनके शासन जो है विशेष करके, मतलब इनका जो है राजतंत्र देखने को मिलता है हर्यक वंश के अंतर्गत, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। मतलब इन महान शासकों ने जन्म लिया है और इस वंश के अंतर्गत शासन किया है। सीधी बात ये है, हुए बहुत सारे हैं छोटे छोटे शासक, मतलब इन्हीं के से जो परिवार से रिलेटेड थे, लेकिन उतने दमदार नहीं थे जो कि शासन को संभाल पाए। कहीं यहाँ विद्रोह, कहीं वहाँ विद्रोह, तो फिर वो जो है मामला हमेशा बिगड़ता ही रहा है। अब एक एक करके इनके बारे में जानते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिंबिसार से भी प्रश्न आता है। अजातशत्रु का अन्य नाम क्या है? बहुत पूछा जाता है। इसके समय में कौन सी बौद्ध संगीति संपन्न हुई? वो भी भैया पूछा जाता है। उदयन भी है, और जिसे उदयभद्र भी कहते हैं, ये सब आपकी परीक्षा में आते हैं। तो अब बारी आती है बिंबिसार की, तो एक एक करके हम इनमें डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और सबसे पहले एंट्री करते हैं भाई बिंबिसार भैया की, और ये जो है अपना शासन चलाते हैं। तो चलिए मैं साइड में डालता हूँ बिंबिसार, अच्छा बीच ही में डाल देता हूँ। तो अब हम बात करेंगे बिंबिसार की। ठीक है, तो बिंबिसार का बेटा जो शासन होता है ना, वो 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक रहता है। मतलब 544 से लेकर के 492 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है ना, इस दौरान कौन शासन चलाता है? तो वो बेटा बिंबिसार महोदय चलाते हैं। अब कौन किसको मारता है वो तो कुछ पल रुकने के बाद ही पता चलेगा आपको। तो बेटा इस वंश का सबसे प्रतापी राजा बिंबिसार होता है। अगर मन में प्रश्न है कि हर्यक वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन सा है, तो इसका आंसर आप क्या टिक करेंगे? बिंबिसार होता है। अगर हम जैन साहित्य में जाएं तो बिंबिसार को क्या कहा गया है? श्रेणिक कहा गया है। क्या बोला गया है? बिंबिसार को श्रेणिक बोला गया है। ठीक है, श्रेणिक बोला गया है। क्या बोला गया है? तो इसे जो है श्रेणिक बोला गया है। क्या बोला गया है? श्रेणिक। ठीक है, श्रेणिक के नाम से जो है इसे संबोधित किया गया है बिंबिसार को। अगर आप जो है किस में जाओगे तो आपको जाना पड़ेगा भैया, किस में जाना पड़ेगा बताओ जल्दी से? जैन साहित्य में। ठीक है, तो जैन साहित्य में इसे क्या कहा गया है? जैन साहित्य में श्रेणिक कहा गया है। ठीक है, जैन साहित्य में इसे श्रेणिक के नाम से जो है संबोधित किया गया है, या उसमें इस नाम से लिखा गया है।
इसने क्या किया, संबंध स्थापित किए, मतलब शादी ब्याह वाले काम करे जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जा सके। तो इसने जो है अपने संबंध वैशाली और कौशल के राज परिवारों के साथ जोड़ दिए थे। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या किया गया, वैशाली के शासक के यहाँ भी शादी की अपनी जो है वैशाली, और इसके साथ साथ जो है वैशाली के यहाँ पे तो किया गया, मतलब वैशाली के जो शासक थे वहाँ पे, और जो कौशल नरेश था, ठीक है, कौशल नरेश के यहाँ पर भी जो है अपना क्या किया, विवाह संबंध स्थापित किए, जिससे कि मजबूती मिल जाए। रिश्तेदार होंगे तो आक्रमण कम करेंगे ना, उनकी कमजोरी को भी हम भाप पाएंगे। तो ये इसकी जो है कूटनीति थी, और वैसे भी जीवन में विवाह तो करना ही होता है, तो उसने इस तरीके से किया। मतलब कहने का है बिंबिसार ने कौशल नरेश जो प्रसेनजीत की बहन महाकौशला थी उसके साथ शादी की, कहने का मतलब है प्रसेनजीत की बहन होती है महाकौशला के साथ शादी करता है, और दहेज में क्या मिल जाता है, काशी प्रांत मिल जाता है। समझ रहे हो ना, मतलब दहेज में क्या मिल जाता है, काशी प्रांत। ये इंपॉर्टेंट है, काशी प्रांत जो है इसको दहेज में मिल जाता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा, दहेज में मिलता है। दूसरी पत्नी का नाम बेटा चिल्लना होता है, और तीसरी वाली होती है क्षेमा। इनसे विवाह करता है। ठीक है, बिंबिसार के द्वारा राजगृह नामक नवीन नगर की स्थापना भी की जाती है। मतलब बिंबिसार क्या करता है, राजगृह नामक नवीन नगर की स्थापना करता है। मतलब ये नवीन नगर है, और इसकी स्थापना करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो बेटा दिया जाता है किसको, बिंबिसार को दिया जाता है। ठीक है, जब इनकी मुलाकात गौतम बुद्ध जी के साथ में होती है तो बिंबिसार क्या करते हैं, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं। मतलब जब बिंबिसार की मुलाकात किसके साथ होती है, गौतम बुद्ध के साथ में होती है। ठीक है, गौतम बुद्ध के साथ इनकी मुलाकात होती है, उसके बाद क्या होते हैं कि ये जो गौतम बुद्ध से मिलने के बाद बिंबिसार क्या करते हैं, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, मतलब बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाते हैं। प्रश्न बनेगा कि बताइए निम्न में से कौन बौद्ध धर्म का अनुयायी है, तो वहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा जो आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए, बिंबिसार मगध पर ऐसा बताया जाता है कि लगभग इन्होंने मगध पर 52 वर्ष तक शासन किया। ठीक है, अच्छा खासा टाइम पीरियड होता है, हाफ सेंचुरी मार दी इन्होंने, 50 साल के ऊपर मतलब शासन चला लिया। तो समझ सकते हो लगभग ऐसा बताया जाता है कि 52 साल तक इसने शासन किया। फिर भी शासन किए जा रहे थे। तो इनका पुत्र जो अजातशत्रु था, ठीक है, इनका पुत्र होता है, पुत्र का नाम होता है बेटा अजातशत्रु। क्या नाम है, अजातशत्रु पुत्र का नाम होता है। और ये क्या करता है, ये जो बिंबिसार है इनका वध कर देता है, इनको मार डालता है। ठीक है, और वध करके क्या होता है, राज सत्ता का जो है सुख भोगने लगता है, मतलब मार देता है। और जो राजतंत्र था ना, जो भी उनका पितृतंत्र जो भी कहो आप, तो वो भैया उसका सुख जो है भोगने लगता है। कहने का मतलब है कि शासन अपना चलाने लगता है, क्योंकि पिता की मृत्यु हो जाती है, ये उनको मार डालता है। अब हम बात कर लेते हैं भाई अजातशत्रु की, क्योंकि अगर हमने शुरुआत बिंबिसार से की है और यहाँ तक डिस्कस करते करते अजातशत्रु पर आ भी चुके हैं, और क्योंकि इनका वध किया भी जा चुका है, तो अब हमें अध्ययन करना पड़ेगा अजातशत्रु का। तो चलिए, ये बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट आप सभी को नहीं होगा। एक बात कहना चाहूँगा, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इसके लिए आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए, है ना। चलिए, और इस तरीके के वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन प्रेस करना, और नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, जिससे कि आगे आने वाले जो धमाकेदार ऐसे ही वीडियो रहेंगे ना, वो आप तक पहुंचते रहें। ओके, चलिए, अब बारी आती है बच्चों अजातशत्रु की। ठीक है, क्या नाम है, अजातशत्रु इनका नाम है। ठीक है, अजातशत्रु, इन्होंने अपने पिता जिनका नाम क्या था, बिंबिसार, उनकी हत्या कर दी। तो अब इनका शासन पीरियड कब तक चलता है, तो 492 से 460, मतलब 492 से 460 ईसा पूर्व तक ये अपना शासन चलाते हैं। कहाँ पर भैया, मगध पर। चर्चा वहीं से शुरुआत हुई थी, और बिंबिसार भी मगध पे ही शासन किए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अजातशत्रु को बेटा कुड़िक के नाम से जाना जाता है। मतलब इनका जो उपनाम है ना,
अन्य नाम जो है वो क्या है बेटा? कुड़िक है। क्या है? कुड़िक। ठीक है, अन्य नाम क्या है? कुड़िक। ओके, कुड़िक, कुड़िक, समझ रहे हो? कुड़िक इनका अन्य नाम है। यह घोर साम्राज्यवादी होता है और इसने अपने शासनकाल के दौरान कौशल को मगध साम्राज्य में मिला लिया, काशी को भी मिलाया, वज्जी, अरे ये सब संघ थे, इन सबको मिलाने का काम किया। मतलब इसने अपने शासनकाल में क्या किया? काशी को उठाया और मिला लिया। तो इतना आसान तो नहीं था, युद्ध किया, भयानक युद्ध हुआ, उसके बाद मिला पाया था। ठीक है, यहाँ पर संयम होना चाहिए यार, ये बात। काशी को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया इसने। इसके बाद यहाँ तक नहीं रुके, ये कौशल को भी अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिए और जो वज्जी संघ था ना, वज्जी संघ को भी अपने साम्राज्य में मिलाने का काम किया। तो ये सारे के सारे काम किए जाते हैं अजातशत्रु के द्वारा। ठीक है, जब यह वैशाली के लिच्छियों के साथ युद्ध लड़ रहा होता है तो इसने दो भयानक टाइप के हथियारों का प्रयोग किया था। एक का नाम था महाशिला कंटक और दूसरा था रथ मूसल। मतलब कहने का है, जब इसने युद्ध किया ना और युद्ध चल रहा था लिच्छियों के बीच, वैशाली के लिच्छी, मतलब एक तरफ था अजातशत्रु, अजातशत्रु था एक तरफ, और एक तरफ वैशाली के लिच्छवी थे। ठीक है, वैशाली के लिच्छवी थे। और उसके बाद जो है क्या होता है, युद्ध होता है, दोनों का भयानक भयानक युद्ध होता है। तो इसमें जो आपके कौन है, अजातशत्रु, ये दो प्रकार के हथियारों का प्रयोग करते हैं भयानक वाले, एक महाशिला कंटक और एक रथ मूसल। महाशिला कंटक, ठीक है, महाशिला कंटक प्लस रथ मूसल। ठीक है, ये नामक जो हथियार थे भयानक वाले, इनका प्रयोग किया जाता है। बाहुबली मूवी देखे हो तो समझ जाओगे। ठीक है, इनका प्रयोग किया जाता है। अवंती के साथ अजातशत्रु का संघर्ष जीवन पर्यंत जारी रहता है। मतलब अगर संघर्ष की बात करोगे ना तो सारी के सारी उम्र इनका संघर्ष अवंती के साथ चलता रहता है। मतलब इनके दोनों के बीच में ना 36 का आंकड़ा हमेशा रहता है, अजातशत्रु और अवंती के शासकों के बीच में। लेकिन अवंती को अजातशत्रु हरा नहीं पाया, भिड़ते तो रहे बहुत बार लेकिन जीत नहीं पाया, अपने साम्राज्य में मिला नहीं पाया। अगर हम शुरुआती दौर में देखें तो अजातशत्रु बुद्ध का विरोधी होता है, मगर बाद में बौद्ध धर्म को ये भी अपना लेता है। तो बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और उसके बाद जो है अजातशत्रु भी बौद्ध धर्म को ही अपना लेता है और उसी के अनुसार जो है वो अपने शासन को चलाने का प्रयास करता है। अजातशत्रु को भगवान बुद्ध की वंदना करते हुए भरहुत स्तूप की वेदिका में दिखाया गया है। मतलब अगर प्रमाण देखना चाहोगे ना तो आपको जाना पड़ेगा भरहुत स्तूप की वेदिका में। ठीक है, भरहुत स्तूप की वेदिका में आप देखोगे कि यहाँ पर जो है क्या है, अजातशत्रु पूजा करते हुए दिखाया गया है। किसकी? भगवान बुद्ध की। ठीक, अजातशत्रु के शासन में ही राजगृह नामक स्थान पर सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में बौद्ध संगीति पहले नंबर वाली आयोजित होती है। मैंने आपको बोला भी था कि इसी वंश के शासक के समय में और अजातशत्रु के शासन काल में ही पहले नंबर की बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। मैंने पूछा था कौन से नंबर की थी, तो बेटा पहले नंबर की थी। ठीक है, मतलब इन्हीं के समय में जो पहली बौद्ध संगीति है, पहली बौद्ध संगीति, उसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? तो बेटा सप्तपर्णी गुफा में होता है। राजगृह में सप्तपर्णी गुफा है, 483 ईसा पूर्व में संपन्न होता है। आप बोलोगे सर लिख नहीं रहे हो, बेटा प्रॉपर वीडियो मैंने बनाया है चारों के चारों बौद्ध संगीति का। ठीक है, चैनल पर जाकर के देख लेना, यहाँ पर समय फालतू ना बर्बाद किया जाए। अब अगर हम पुराणों पे चले जाएं तो पुराणों में देखेंगे, बताया गया है कि अजातशत्रु 28 वर्ष तक शासन करता है। मतलब क्या है, पहले तो मतलब यही है कि भाई बोर्ड साफ कर लिया जाए। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों में क्या है ना कि मैं सारे टॉपिक को लाऊंगा, उनको डिटेल में A to Z सारी बातों को कंक्लूड करूंगा, वो वाली बातें जो आपके परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है, महत्व रखती हैं। ठीक है, अगर कोई भी बंदा देखता है, चाहे किसी छोटी परीक्षा की तैयारी कर रहा है या फिर बड़ी, सबके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो अगर हम चले जाएं पुराणों पर, ठीक है, तो अब पुराण क्या कहते हैं? तो पुराणों में बताया गया है कि अजातशत्रु, अच्छा चल रहा था नाम मैंने हटा दिया। ठीक है, अजातशत्रु क्या करता है,
लगभग 28 वर्ष तक शासन करता है। ऐसा कौन बताते हैं? तो पुराण बताते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बौद्ध शास्त्र में जाओगे, मतलब बौद्ध ग्रंथों की बात करोगे, बौद्ध ग्रंथ, किसकी बात करोगे? बौद्ध ग्रंथ की बात करोगे तो ये बताते हैं कि 32 वर्ष तक इसने जो है मगध पर शासन किया है। ये बौद्ध ग्रंथ बताने का काम करते हैं। अजातशत्रु जब बहुत दिन तक शासन कर लेता है तो पुत्र जो उदयन था ना, क्योंकि अजातशत्रु ने क्या किया था, अपने पिता बिंबिसार को मार डाला था। अब भैया पितृहंता तो सब ये थे, एक पिता को मार मार के सत्ता को हथिया लेते थे। तो अजातशत्रु का भी वध कौन कर देता है? उदयन कर देता है। मतलब आगे चल करके इनकी हत्या कर दी जाती है। और हत्यारा होता कौन है? इनका अपना पुत्र होता है, पुत्र द्वारा, और उसका नाम क्या था? उदयन नाम था, ठीक है, या इसे उदयभद्र भी बोला जाता है। तो इसके द्वारा जो है हत्या कर दी जाती है, किसकी? अजातशत्रु की। तो भैया इनकी जब हत्या हो गई तो इनका शासनकाल हो गया समाप्त। तो अब शासनकाल किसका आएगा? उदयन का शासनकाल आएगा, ठीक है, उदयभद्र का शासनकाल आएगा। तो चलिए उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो अब यहाँ तक आपने देखा कि बिंबिसार आए, बिंबिसार के बाद में आपके कौन आए? इनकी हत्या हुई बिंबिसार की, अजातशत्रु शासन पर बैठ गए, कुर्सी पर बैठ गए। उसके बाद क्या हुआ? इनकी भी हत्या हो गई तो उदयन बैठ गया। तो अब इन पर बात कर लेते हैं। मतलब उदयन आए या फिर उदयभद्र आए, ठीक है, उदयभद्र, ओके, उदयभद्र आए। और इनका जो शासनकाल है 460 से लेके 444 तक चलता है। मतलब 460 से लेके 444 ईसा पूर्व तक चलता है। तो आप समझ सकते हो कितने साल किए हैं, सामने नजर आ रहा है, ओके। महावंश बताते हैं। महावंश का कहना है, ये आपके क्या है? ग्रंथ है, ठीक है, ओके। महावंश, तो महावंश ग्रंथ का कहना है कि उदयन ने 16 वर्ष तक शासन किया। मतलब 16 वर्ष तक मगध पर राजगद्दी को इन्होंने संभाला। लेकिन बौद्ध साहित्य में इसे क्या बोला गया है? पितृहंता कहा गया है। महावंश तो बोलता है कि भाई 16 वर्ष तक इसने शासन किया, लेकिन जब बौद्ध ग्रंथ बोलते हैं तो बहुत ही वैसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बौद्ध ग्रंथ? तो कहते हैं भैया ये तो पितृहंता थे, पिता को मारने वाले थे। अब आपने देखा खुद ही कि उसने अपने जो है पिता को मारा, फिर उसने अपने पिता को मारा। तो अगर इन्होंने कहा है पितृहंता तो कुछ गलत तो नहीं कहा है, ठीक है। फिर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की जाती है, तो जो कि राजधानी रहती है ना मगध की। तो ये उदयन क्या करता है? पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करवाता है। और ये राजधानी भी बनती है आपके कहाँ की? मगध महाजनपद की, ठीक है। जैन धर्म का अनुयायी होता है। अगर मन में प्रश्न है कि किस धर्म को इन्होंने फॉलो किया था, तो इन्होंने जो है जैन धर्म को फॉलो किया था। जैन धर्म का अनुसरण उदयन के द्वारा किया जाता है। ये बातें भी भैया यहाँ तक क्लियर हो गई। इस तरीके से हर एक वंश में एक के बाद एक पितृहंता शासक आते हैं। और इस वजह से क्या होता है, जब जनता देखती है यार कि मतलब हद हो गई, अपने ही पिता को पुत्र के द्वारा मार दिया जाता है, तो मतलब इस हमारे जो साम्राज्य है, जो हमारा राज्य क्षेत्र है, इसका आगे क्या होगा, क्या भविष्य है ऐसा? जब ऐसा हमारा क्या कहते हैं राजा ही होगा, तो आगे चल करके हम तो प्रजा हैं, हमारी संतानें भी हमारे साथ ऐसा करेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, एक के बाद एक इस तरीके की घटनाएं पितृहंता वाली देख करके जनता में हो जाता है असंतोष, और वो निकल जाते हैं संतोष की तलाश में। और इसका फायदा कौन उठा लेता है? किसी और को मिलता है। और जब किसी और को मिलेगा तो शिशुनाग वंश की एंट्री हो जाएगी। क्योंकि भैया शिशुनाग वंश में जो शिशुनाग है ना, वो सीधे सीधे इस वंश के जो शासक हैं उनको पटक देगा, मार देगा, और उसके बाद क्या करेगा? शासन सत्ता को संभाल लेगा और बस आसानी से शासन को चलाने का काम कर देगा। मतलब समझ रहे हो ना? तो अब हम सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं। अब ये भैया कौन था शिशुनाग? अभी मैं सब कुछ बताऊंगा, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा एक एक करके, इसलिए कोई चिंता का विषय नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब शिशुनाग वंश आ जाता है, क्योंकि शिशुनाग क्या करता है? हत्या कर देता है जो शासक होते हैं, और उसको हटा देता है पद से। हटा क्या देता है? जब खात्मा हो जाएगा उसके बाद जो है शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। तो चलिए इस वंश को भी हम यहीं पर कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो, शिशुनाग वंश का मतलब शिशुनाग का नाम तो जानते होगे कौन है। तो अब बारी आती है शिशुनाग वंश की, ठीक है, शिशुनाग वंश।
तो बेटा शिशुनाग वंश का जो शासनकाल है वो कब से कब तक चलता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो 412 से 394 तक चलता है। कब तक चलता है? 412 से 394, ठीक है। 412 से 394 ईसा पूर्व तक शासन चलता है। किसका चलता है बच्चों? तो आपके जो है शिशुनाग वंश का शासन चलता है। तो चलिए इनके बारे में भी बहुत कुछ जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए, बौद्ध ग्रंथ है आपका महावंश, इसमें बताया गया है कि अजातशत्रु की मृत्यु के बाद 5 पितृहंता शासक, अब देखो 5 ये है, मैंने तो तुम्हें 3 ही बताए हैं और 3 में से तो 2 ने ही पिता को मारा है। मतलब आपका पहले बिंबिसार आया, इसके बाद आपने देखा कि अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी। इसी तरीके से प्रक्रिया चलती रही, मतलब जल्दी जल्दी 5 पितृहंता शासक आए, 5 पितृहंता शासक आ गए। मतलब इन्होंने क्या एक तरीके से दिनचर्या बना रखी थी कि पापा को मारना है और शासन चलाना है। अब पिताजी बच बच के रहते होंगे, समझ रहे हो। तो जल्दी जल्दी जब ऐसी दशाएं आती हैं, इसकी वजह से क्या होता है, जनता में असंतोष फैल जाता है, ठीक है। जनता में क्या होता है, असंतोष फैल जाता है और जनता क्या करती है भैया, असंतोष को शांत करने के लिए संतोष की तलाश में निकल जाती है। अब संतोष तो जानते हो ना, शांति की तलाश में निकल जाती है। इस वजह से जनता बनारस के उपराजा, बनारस का उपराजा था शिशुनाग, ठीक है। अच्छा हाँ, प्रश्न, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इस वंश की स्थापना जो है शिशुनाग के द्वारा की जाती है। और ये जो शिशुनाग था ना बेटा, ये बनारस का क्या था? बनारस का था उपराजा। उपराजा क्या नाम था? शिशुनाग। मैं फिर से लिख देता हूँ। इसको जनता उठाती है, उठाती क्या, ऐसे गोदी में उठाया और सीट में बैठा दिया कि भैया आज से तुम संभालोगे, ऐसा तो नहीं है ना। मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए होंगे और जो भी प्रक्रिया होगी उसके हिसाब से जो है इनको किया होगा। शिशुनाग ने आगे चल करके क्या किया, अवंती और वत्स को मगध में मिला लिया। मतलब शिशुनाग ने क्या किया था, अपने शासनकाल में अवंती को भी, ठीक है, अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था और वत्स महाजनपद जो था ना, इसको भी क्या किया था, मिला लिया था। इसी पूरे के पूरे मगध साम्राज्य में अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। अब शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन होता है? तो बेटा शिशुनाग का उत्तराधिकारी होता है कालाशोक। आप नाम सुने होंगे, इसका उत्तराधिकारी कौन होता है? उत्तराधिकारी, तो बेटा उत्तराधिकारी का नाम था कालाशोक। क्या नाम था? कालाशोक। उस व्यक्ति का नाम था कालाशोक, जो बेटा शिशुनाग का उत्तराधिकारी होता है। अब भैया कालाशोक की बारी आ गई है तो जानना पड़ेगा इनके बारे में भी। तो अब हम अध्ययन करते हैं कालाशोक के बारे में। देखो जैसा लिंक बनता जा रहा है ना, चैन जैसी बनती जा रही है, तो मैं चाहता हूं कि चैन टूटने ना पाए। क्योंकि आपने देखा कि हर्यक वंश जब चल रहा था तो हर्यक वंश तो भैया खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि पहले कहानी खत्म हो गई है ना, क्योंकि शिशुनाग वंश हमने देख लिया। तो हर्यक वंश में आपने देखा बिंबिसार आए, फिर उनके पुत्र अजातशत्रु आ गए, फिर उसके बाद उदयन या उदयभद्र आ गए, फिर शिशुनाग ने गुस्सा आई, उनके जो और पितृहंता शासक थे उनको मारा क्या, एक तरीके से बैठा दिया था, ठीक है। जनता ने उनको चुन लिया था तो कहीं ना कहीं सामने वाले को तो मारना ही पड़ेगा, तब तो सत्ता मिलेगी। इसके बाद शिशुनाग आ गए। अब शिशुनाग के बाद उसका उत्तराधिकारी आ गया कालाशोक। तो कालाशोक, ठीक है। तो ये वंश कौन सा चल रहा है? हमारा वंश है शिशुनाग वंश, ठीक है। शिशुनाग वंश चल रहा है और इसका उत्तराधिकारी कौन है? कालाशोक। कालाशोक मतलब पहले कौन था? शिशुनाग था और शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन आया? कालाशोक। अब कालाशोक के बारे में हम जानेंगे। तो बेटा कालाशोक 394 से लेके 366 तक शासन चलाता है। मतलब 394 से लेके 366 ईसा पूर्व तक शासनकाल किसका चलता है? तो वो बेटा कालाशोक का चलता है। मतलब पुराणों में कालाशोक को क्या बोला गया है? काक वर्ण बोला गया है। अगर पुराणों की बात करोगे ना, तो पुराणों में किसे, कालाशोक को क्या कहा गया है? काक वर्ण कहा गया है, ठीक है। काक वर्ण, काक वर्ण कालाशोक, का से काला, का से काक, ठीक है। इतना समझ लो, ओके। इसने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। इसने वैशाली की जगह में क्या किया था? पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। मतलब वैशाली कैंसिल और पाटलिपुत्र राजधानी फाइनल, ठीक है। राजधानी डन, मतलब वैशाली को हटाया, पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया।
ठीक है। इसी के शासनकाल में 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीति होती है। पहली वाली किसके शासनकाल में होती है? अभी कुछ पल मैंने बताया पहले। तो अब कमेंट करके आपकी बारी भाई, आप बताओगे क्या ध्यान से देखे हो, ठीक है, तो वो आप जो है आंसर करोगे। तो अब इसके समय में दूसरे नंबर की जो बौद्ध संगीति है, दूसरे नंबर की बौद्ध संगीति है वो संपन्न होती है, ठीक है। बौद्ध संगीति दूसरे नंबर की कालाशोक के शासनकाल में संपन्न होती है, ये बात भी बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक। दीपवंश और महावंश के अनुसार कालाशोक ने मगध पर 28 साल तक शासन किया था। दीपवंश, महावंश जो कि आपके बौद्ध ग्रंथ हैं, तो मैं सीधे सीधे लिखता हूँ बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो है 28 वर्ष तक लगभग कालाशोक मगध पर अपने शासन को चलाता है। और इस वंश का जो अंतिम शासक है, मतलब इसकी जब मृत्यु होती है, मृत्यु, और उसके बाद में आगे कुछ शासक आते हैं, लेकिन जो अंतिम शासक आता है, ठीक है, अंतिम शासक, उसका नाम क्या था? नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन। ओके, अंतिम शासक कौन था बेटा? नंदीवर्धन। तो इस वंश का अंतिम शासक कौन होता है? नंदीवर्धन। अंतिम शासक होता है इस वंश का नंदीवर्धन। तो अब नंदी से आ गया भैया नंद, तो अब नंद वंश के बारे में हमें जानना पड़ेगा, ठीक है। नंदीवर्धन आ गया, तो अब हमें समझना पड़ेगा नंद वंश के बारे में, ठीक। तो चलो, अब क्योंकि हम मगध के बारे में देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी मामला शिशुनाग का खत्म हो गया, क्योंकि शिशुनाग के उत्तराधिकारी आ गए आगे, और अगला राजवंश ही आ गया नंद वंश, ठीक है। तो चलो नंद वंश पे चलते हैं। नंद वंश, ओके, चलिए। अरे बेटा, धनानंद का नाम सुने हो ना, वो इसी का है, नंद वंश, ठीक है, नंद वंश। नंद वंश का जो टाइम पीरियड है वो 344 से 324 ईसा पूर्व तक रहता है, मतलब 344 में शुरू और 324 ईसा पूर्व में खत्म, ओके, समाप्त। ये नंद वंश का टाइम पीरियड होता है, शासनकाल होता है। पुराणों में इस वंश का संस्थापक महापद्मनंद को माना गया है, ठीक है। तो अगर संस्थापक की बात करेंगे कि संस्थापक कौन है भाई, तो इसका संस्थापक है महापद्मनंद, ठीक है। इस वंश का संस्थापक कौन है? उसका नाम है महापद्मनंद। महापद्मनंद के 8 पुत्रों में अंतिम पुत्र कौन होता है? घनानंद, ठीक है। 8 बच्चे होते हैं ऐसा बताया जाता है, और इसमें जो अंतिम बच्चा होता है उसका नाम है घनानंद, ठीक है, धनानंद। उसका नाम क्या बेटा? धनानंद, ठीक है, अंतिम शासक होता है। धनानंद के शासनकाल में सिकंदर ने 325 ईसा पूर्व के आसपास पश्चिमी तट पर आक्रमण किया था। समझ रहे हो ना? तो समझ सकते हो, तब आक्रमण हुआ था 326 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था ना। चलो, तो आगे चल करके धनानंद का सर्वनाश चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो कहने का मतलब है कि नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो बेटा धनानंद था, और इसका जो सर्वनाश है ना वो किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका सत्यानाश कर दिया था, मतलब इसका सर्वनाश, विनाश इसके साम्राज्य का कर दिया था। किसकी मदद से? चाणक्य की मदद से, ठीक है, चाणक्य की मदद से सब कुछ ऐसा किया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसा किया था। तो अब बहुत सारे जो राजवंश थे जिनके द्वारा मगध पर अपना शासन चलाया गया, जो कि बड़ा पॉपुलर रहा, मोस्टली आपकी परीक्षा में पूछा भी जाता है, तो इस वीडियो के थ्रू मैंने आप तक पहुंचा दिया है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ बंदे की मेहनत भी, और मोटिवेशन बढ़ाने के लिए एक लाइक तो कर ही सकते हो। अगर इस तरीक़ों का कंटेंट चाहिए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन ऑल वाला ज़रूर ऑन कर लेना, जिससे कि जब वीडियो बनेगा ना और अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।